जल संवर्धन की आवश्यकता और उपाय, इस विषय पर आज हम विस्तार से कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। हमें जानकारी देंगे, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं आज संयुक्त संचालक कृषि विकास विभाग डॉक्टर A.K. नीमा साहब। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है सर। नमस्कार। राय साहब नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति में यदि हम देखें तो हमारे यहाँ केवल बुंदेलखंड की ही बात करें तो बहुत अधिक क्षेत्र ऐसे आ गए हैं जिनमें कि पानी की बहुत अधिक संकट या समस्या आने लगी है। भूजल स्तर बहुत अधिक गिर चुका है। कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे सर? जहां तक अपन पानी की बात करें तो चूंकि हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम कृषि का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ा सकें, और जब हम कृषि के उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं तो पानी एक सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है, महत्वपूर्ण घटक है जिसके कारण से हम अपने उत्पादन को घटाया बढ़ा सकते हैं। यदि हम फसलों को समय पर पानी दे सकें तो हम अपनी फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा ले सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा हो रहा है कि हम पानी की कमी से गुजर रहे हैं, और इस पानी की कमी का जो मूल कारण है अगर अपन समझें तो शायद हमारी अव्यवस्था कहें या हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। संकेत उसी ओर है कि हम पानी की कमी की ओर पहुंच रहे हैं। पानी का गणित की अगर थोड़ी सी बात करें हम आपसे कि भगवान से कहें या ऊपर वाले से कहें, आकाश से कहें, जो पानी हमें मिलता है वो हमारी खेती के लिए बहुत पर्याप्त होता है। ऐसे पर्याप्त होता है यदि हम कहें कि लगभग 1000 मिलीमीटर पानी हमें एक साल में मिलता है। 1000 मिलीमीटर पानी जहां गिर रहा है उसका लगभग 30% पानी बह के चला जाता है। अब ये 30% अगर पानी की बात करें लगभग 30 सेंटीमीटर पानी हुआ, और ये 30 सेंटीमीटर पानी आपके गेहूं की खेती के लिए पर्याप्त है। यदि हम इस पूरे पानी को संजो लेते तो जितने क्षेत्र में पानी गिर रहा है हम उस पूरे में भी गेहूं की खेती कर सकते हैं। जी। अच्छा। इसके बावजूद भी हम चूंकि नहीं कर पाते हैं, इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उस पानी को बह जाने देते हैं। तो बह जाने देने के कारण ही है कि हम आगे जो रबी का क्रॉप है जहां पे सिंचाई देनी चाहिए, पौधों को मिलना चाहिए, उस समय हम नहीं दे पाते। तो ये जो पानी बह जाता है इस पानी को रोकने के प्रयास करना बहुत जरूरी है। और बह जाने के कारण अगर अपन कारणों पर विचार करें कि ये बह क्यों जाता है। पानी जब गिरता है तो पानी गिरने के बाद में जब वो जमीन पर आता है तो यदि उसको अंदर जाने की, रिसने की अगर जगह मिलेगी, रिसने का मौका मिलेगा, तभी वो जमीन के अंदर जा पाएगा। यदि उसे रिसने का मौका नहीं मिलेगा तो वो पानी बह जाएगा। बिल्कुल। तो रिसने के मौके भी हमने समाज ने बहुत खत्म कर दिए, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। सब जगह अगर आप देखेंगे तो सीमेंटेड रोड हो गई, मैक्सिमम जगह आपको कंक्रीट के जो बिल्डिंग्स बन गए। तो इस सब जगहों के कारण जमीन का जो पर्कोलेशन रेट है वो घट गया। जी। अच्छा, जंगलों के कटाव के कारण भी पानी का बहाव अधिक बढ़ा है क्या? और भीतर रिसने की जो समस्या, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जब वृक्ष रहते हैं तो उनकी जड़ों के कारण हमारी जमीन में पानी को अंदर ले जाने की भी क्षमता बन जाती है। अगर वो कट गए हैं तो वो हम जमीन के अंदर पानी भी नहीं ले जा पाते हैं। तो वो भी एक कारण है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से हम इस पानी को खो रहे हैं। इस पानी को आवश्यकता है कि हम इस पानी को बचाएं, अधिक से अधिक ऐसे कुछ प्रयास करें कि ये पानी हम रोक करके सिंचाई के लिए उपयोग कर सकें। अब इस संबंध में अगर प्रयासों की बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे प्रयास हैं जिनके माध्यम से हम इस पानी को बचा सकते हैं। जी। इसके संबंध में अगर इन प्रयासों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो प्रयास है कि कुछ शासन प्रयास करें, और दूसरा है कुछ किसान खुद करें। अगर ये लोग काम करें खुद पानी के लिए तो भी हम अपने पानी की समस्या से उबर सकते हैं। अब इसमें शासन की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको जी बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ये इसके तहत इसकी मंशा भी यही थी कि अधिक से अधिक पानी को रोकने की व्यवस्था, जल की बर्बादी कम से कम हो पाए और कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन संभव हो। तो इसके लिए जो शासन ने एक योजना चालू की वो विगत 15-16 से चालू हुई है, और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी। और जिसका मूल उद्देश्य यह है कि हम हर खेत को पानी पहुंचा सकें। जितने कृषक हैं उन कृषकों के हर खेत को पानी मिले, इस योजना का मूल उद्देश्य ये है। अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं वो उनके 4-5 स्टेप्स हैं जिनसे हम पानी को खेत तक पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए इसमें 3-4 विभागों को जोड़ा गया है, और ये 3-4 विभाग अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। अब कौन कौन से विभाग शामिल हो सकते हैं अपन लॉजिकली अगर देखें, बिल्कुल, हाँ। कि पानी हमें चाहिए खेत तक पहुंचाने के लिए,
तो पहले हमें पानी को कहीं इकट्ठा करना पड़ेगा, तब हम खेतों तक पहुंचाने की बात करेंगे। जब हम उसे इकट्ठा करने की बात करेंगे तो हमें कोई संरचना बनानी पड़ेगी, ऐसी संरचना जिसमें हम पानी इकट्ठा कर सकें। तो ऐसी संरचनाओं को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई सिंचाई विभाग को दी गई, बड़ी संरचनाओं को, कि उनके जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। ये पहला माने स्टेप है जो इस योजना में शामिल है, कि जो उनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको जितने जल्दी वो पूरा कर सकें ताकि पानी का संग्रहण हो सके। और इसके अतिरिक्त जब इस पानी को रोक लिया जाएगा तब इस पानी को हम खेत तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मीडिया चाहिए। पानी को हम ले जाने के लिए नहर बना सकते हैं, पाइपलाइन डाल सकते हैं खेत तक पहुंचाने का। तो ये दूसरा स्टेप है। इसमें भी सिंचाई विभाग की भूमिका है कि वो इस पानी को खेतों तक कैसे पहुंचाएं, नहर बना के पहुंचा सकते हैं कुछ। एक और साथ में चूंकि खेत तक पहुंचाना, तो इसमें छोटा सा उपाय वो भी जोड़ दिया गया है कि कहीं ट्यूबवेल भी खोदने की अगर संभावना है, ट्यूबवेल है, कुल मिलाकर खेतों तक पहुंचाना। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन के काम है, तो ये सभी सिंचाई विभाग की तरफ दिए हुए। अब इसके बाद बात करें कि हम खेत तक पानी पहुंच गया, उस पानी का बेटर यूटिलाइजेशन हो, पानी का उपयोग सही हो, उस पानी का हम अधिकतम उपयोग करें। तो जिसके लिए अगर नारा दिया गया, अगर कहेंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक बूंद से अधिक उत्पादन। तो उस उत्पादन को हम अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो हमें पानी की हर ड्रॉप का, हर बूंद का ऐसा उपयोग करना पड़ेगा कि वह कहीं बेकार न जाए। अब बेकार न जाए तो उसके लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, तो हम स्प्रिंकलर, ड्रिप, रेनगन, ऐसे जो यंत्र हैं सिंचाई के, इन यंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे यंत्रों की योजना जो है उन्होंने कृषि विभाग को और उद्यानिकी विभाग को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत देश की पूर्ति के लिए, तो स्प्रिंकलर, पाइपलाइन, ये सिंचाई विभाग के द्वारा इनकी पूर्ति की जाती है। अब ये तो पानी इकट्ठा किया और हमने खेत तक ले आए, उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया। अब जहां पानी इकट्ठा किया है उस पानी को अधिक से अधिक वहां इकट्ठा हो, बेकार बह के ना जाए, उसके लिए कुछ और उपायों की आवश्यकता पड़ती है। वो ऐसे उपाय हैं जल ग्रहण क्षेत्र के उपचार। जहां से पानी आता है उस पानी को हम ऑन स्पॉट, जहां से बह रहा है, हम उसी स्थान से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये है जलग्रहण क्षेत्र का उपचार की प्रक्रिया। जी। और ये वाली जिम्मेदारी जो है जलग्रहण क्षेत्र वाली, ये पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है। तो वो मिलकर के जब यह सब काम करते हैं कि जहां जिस क्षेत्र में काम करना होता है, तो छोटे छोटे गली, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, गली प्लग्स बनाना, छोटे छोटे डगआउट पॉइंट्स बनाना, ताकि पानी को हम अधिक से अधिक वहीं का वहीं उसको स्पॉट पे रोक सके। जी। जिसको हम कह सकते हैं कि खेत का पानी खेत में। अगर खेत का पानी हम खेत में रखने की कोशिश करेंगे, हम भले हो सकता पूरा नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कोशिश करना, प्रयास करना अपना काम है। तो जितना पानी हम ऑन स्पॉट रोक लेंगे वो पानी हमारे काम आएगा। यदि हमने वहां रोक लिया तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाकर के भी आपको नीचे की संरचनाओं को भरेगा। नीचे का जो आपका ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, इनमें रिचार्जिंग बढ़ेगी, उनका जल संवर्धन होगा। तो ऐसे उपाय हैं। तो ये जो विभाग है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये वाटर शेड वाले काम करता है। इस प्रकार इसके 4 हिस्से हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के, और ये सारे के सारे उपाय या सारे के सारे प्रयास शासन की तरफ से किए जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, विभागों को जिम्मेदारी दी है। तो अब सारी बातें तो केवल विभागीय रूप से समाधान इसका हो नहीं सकता। जन जागृति, जन चेतना और भीतर से सोचकर इंसान खुद अगर इसकी गंभीरता को सोचे समझे और निश्चित फिर वो कुछ कारगर कदम उठाने लायक हो सकता है। तो नीमा साहब, इस दिशा की ओर आप क्या कहना चाहेंगे? किस किस तरह की उपाय संभव है? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हम 2 प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। तो किसान क्या करे, इसकी महती आवश्यकता किसान को। तो यदि किसान इसमें जागरूक हो जाएगा कि उसके खेत में जो पानी गिर रहा है वो पानी उसका पानी है, वो पानी अगर अपने खेत से बाहर ना जाने दे तो शायद उसको बचा पाएगा और उसका प्रॉपर उपयोग कर पाएगा। तो सबसे पहले ये भावना जगानी है कि जो पानी गिर रहा है वो पानी नहीं है, सोना है। कल्पना करें कि अगर सोना उसके खेत में गिरता तो क्या वो बह के जाने देता? नहीं जाने देता। तो अगर उसको ऐसा लगे कि ये सोना है तो उस पानी को रोकने के वो पूरे की पूरी भरसक कोशिश करे। अब इसको रोकने के क्या प्रयास हो सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसान के पास उसका जो खेत है वो एक प्रकार से मतलब ऐसा है कि जिसमें हम पानी को समाने की कुछ क्षमता पैदा कर सकते। यदि वो मिट्टी को भुरभुरी रखे, अब ये कैसे रखेगा? अगर वो रेगुलर कल्टीवेशन करेगा तो, बंजर रखेगा तो उसकी मिट्टी खराब होगी। हाँ। तो बंजर ना रखे, उसमें खेती के अच्छे से अच्छे उपाय करे। खेती के लिए कल्टीवेशन करे, गहरी जुताई करे। गहरी जुताई करने से भी क्या होगा? पल्वराइजेशन होगा और उसमें पानी अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाएगा।
तो किसान को सबसे पहले तो ये करना है कि जुताई करते समय वो ये ध्यान रखे कम से कम वो गहरी जुताई अपने खेतों में करा ले, जिससे पानी जो गिरे वो पानी उसमें जमीन के अंदर जा सके। अब अगर कहीं ढालू जमीन होगी तो ढाल के विरुद्ध में वो जुताई वाले काम करें, ताकि जो पानी ऊपर से गिरेगा उसके बहने की गति कम हो जाएगी। पानी जितना थम के बहेगा उतना ज्यादा जमीन के अंदर जाएगा। तो ये किसान को समझ में आना चाहिए कि मैं पानी को बहने न दूं, कोशिश यही करे। हालांकि 100% पानी वो शायद रोक नहीं होगा, संभव नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी प्रयास तो कर सकता है। प्रयास करेगा तो अभी अगर 10% पानी वो अंदर ले जा रहा है तो हो सकता है 20% लेके जाए, फिर 30% लेके जाए। तो कोशिश है कि खेत में ही पानी को हम अंदर ले जाने की व्यवस्था, खेत का पानी खेत में, खेत का पानी खेत में। अब पूरा का पूरा पानी खेत में वहां तो समाएगा नहीं। तो ये पानी जब नीचे की ओर बहे, जो पानी नीचे की ओर बह के जा रहा है उसको रोकने के भी हमें प्रयास करने पड़ेंगे किसानों को। तो अब क्या कर सकते हैं कि जहां पर पानी बह के जा रहा है तो खेत का जो निचला हिस्सा है, जहां से पानी जिस ओर से बहता है, वहां पर वो चाहे तो छोटे पोखर बना सकता है खुद, इसके इस तरह की संरचनाएं बना सकता है। संरचनाएं वो खुद बना सकता है। तो ऐसी संरचना अगर मान लीजिए उस जगह पोखर वो बना ले तो वो जो पानी बह के जा रहा है वो पूरा का पूरा पानी वहां पर इकट्ठा कर सकता है और इस पानी को वो लेटर ऑन बाद में उपयोग कर सकता है। तो जिसको हम मतलब दूसरी योजनाओं में पहले चल रही थी, बलराम ताल योजना बनाने की थी। अभी भी ये छोटे छोटे तालाब जो हैं ये पंचायत विभाग के द्वारा खेत तालाब बनाए जा रहे हैं। तो ये तो पानी जो बहता हुआ किसान को रोकने की बहुत जरूरत है। इसमें और भी 2 चीजें हैं वो जोड़ सकते हैं किसान। क्या जोड़ सकते हैं कि जो पानी बह के जा रहा है हो सकता है उसके पास में ट्यूबवेल हो, कुआं हो, जो उनके नेचुरल रिसोर्स पहले से है, इनको भी पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। जो पानी है हम उसको डाइवर्ट करके यदि कुछ फिल्टर नुमा स्ट्रक्चर बनाएं और कुओं में उतार दें तो वो जो पानी बह के बेकार जा रहा था, जो आपके खेत से बाहर निकल जाता, तो हम उस पानी को जमीन के अंदर उतारने के लिए कुओं में उतार देंगे। तो कुओं में जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो नीचे के एक्वीफर में वो पानी वही पानी रिसकर अंदर पहुंचेगा। और बेल में हो गया। अगर ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल में भी ये काम कर सकते हैं। ट्यूबवेल में ऊपर के जो हिस्से को थोड़ा सा करीब 8 से 10 फीट के आसपास अगर उसमें हम केसिंग में होल करके नारियल की रस्सी फंसा दें और चारों तरफ एक गड्ढा करके यदि हम उसमें ये फिल्टर, बोल्डर, गिट्टी, रेत ये भर दें और पानी जो ऊपर से बह के आ रहा है हम उस गड्ढे में उतार दें तो वो पानी छन करके उस ट्यूबवेल के अंदर से नीचे जमीन में उतर जाएगा। और जो ट्यूबवेल्स हैं आपके वो बड़े एक्वीफर से नीचे जुड़े हुए हैं जिसमें से पानी आता है। तो अल्टीमेटली वो पानी नीचे जाकर के एक्वीफर में बढ़ जाएगा। तो वो कुओं में बढ़ा सकता है, ट्यूबवेल्स में बढ़ा सकता है। तो ऐसे पानी को वो बढ़ा सकता है। अब इसके बाद भी पानी हो सकता है मैनेज ना हो, पानी और अधिक मात्रा में होगा तो बहने की कोशिश भी करेगा नीचे की। जी। तो जब जहां से पानी इनका निकलता है, निकासी की जो जगह है ना उसको भी मैनेज करने की जरूरत है। अच्छा। उसको हम एकदम खुला ना छोड़ दें कि जहां से पानी बह रहा है और मेड़ काट के पानी निकल रहा है। जो पानी निकलने का रास्ता है उस रास्ते में भी हमें एक फिल्टर नुमा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। फिल्टर नुमा ऐसा कि वहां पर बोल्डर और गिट्टी और ऊपर साइड में हल्का सा रेत अगर डाल दें तो जो पानी वहां से निकलेगा वो पानी भी छन के निकलेगा। पानी तो एक्सेस है, हम नहीं संभाल पा रहे थे। हमने पहले कोशिश कर ली कि जमीन के अंदर ले जाएं, फिर चाहा तो कुएं के अंदर ले जाएं, ट्यूबवेल में ले जाएं। इसके बावजूद भी अगर वो निकल रहा है तो कम से कम पानी निकले, मेरे खेत की मिट्टी न चली जाए। बस इसको रोकने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए कम से कम हम यदि फिल्टर वहां बना देंगे तो वो पानी तो निकलेगा वहां से, लेकिन मिट्टी को रोक लेगा। और मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है आपके खेतों में, बिल्कुल, विशेषकर जो ऊपरी सतह है। और ऐसे बरसात में ऊपरी सतह ही जनरली बह जाती है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए, किसान को कोशिश करना चाहिए कि उसके खेत की मिट्टी तो कम से कम बच जाए। उस मिट्टी को वो बाद में सूखने के बाद में ऊपर खेतों में वापस भी डाल सकता है। तो ऐसे करके पानी बाहर तो निकले लेकिन हमारी मिट्टी न ले। तो ऐसे किसान अगर चाहे तो इसको मैनेज कर सकता है। कुछ और भी 1-2 इंटरनल उपाय हो सकते हैं। बताएं जैसे कुछ कि किसानों के गाँव में कोई ना कोई पुरानी संरचनाएं होंगी, कुएं होते हैं, बावड़ियां होती हैं, बावड़ी भी सकती हैं, कुछ तालाब भी होते हैं। इन तालाबों में जो ऊपर से पानी बह के आता है उसके साथ में मिट्टी भी बह के आती है। वो मिट्टी आकर के उसमें जमा हो जाती है, जिसको लोग साद भी बोलते हैं, कुछ लोग दूसरे नामों से जानते हैं। तो वो जो मिट्टी उसमें जमा हो जाती है, उस जमा मिट्टी को उसमें से निकालने की कोशिश करें। पंचायत के लोग मिलकर के कर सकते हैं, 10-20 किसान जो उसके बेनिफिशरीज हैं वो उपाय कर सकते हैं। उस मिट्टी को निकाल करके अपने खेतों में ले जाएं तो 2 फायदे होंगे। एक तो उस मिट्टी का उपयोग हो जाएगा और चूंकि वो नॉर्मल मिट्टी से लगभग
110 से 120% ज्यादा न्यूट्रिशंस होती है। बिल्कुल, क्योंकि हमने इसके टेस्ट भी जगह जगह से वो ऊपरी सतह की जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता वाली मिट्टी है वो इसमें आकर जम जाती है। तो जो सामान्य मिट्टी होती है उससे कम से कम 20% ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। ये लैब टेस्ट में हमने पाया है, सॉइल टेस्टिंग करा करके। तो वो चूंकि ज्यादा तत्व होते हैं, ज्यादा अच्छे उसमें मिल जाते हैं न्यूट्रिएंट, तो उस मिट्टी को ले जाकर के अपने खेतों में डाल सकता है, एक नंबर। और दूसरा, जितनी मिट्टी वहां से निकाल लेगा उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वापस पानी भरने की क्षमता। तो वो पानी ज्यादा भरेगा उस तालाब में और ज्यादा जमीन से जमीन ज्यादा नीचे जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रयास हैं जिनको किसान भी कर सकते हैं और इस शासन की योजना का लाभ भी ले सकते हैं। दोनों तरह से जागरूकता रहनी चाहिए। हाँ, अच्छा, शासन की योजनाओं से किसान जुड़ सके, इसके लिए भी कुछ जागृति होनी चाहिए किसान में। तो कुछ इस विषय में भी आप अपनी किसानों को जागृति इस बात की तो वैसे है कि मतलब कैसे लाभ लें, कब लें। इसका लाभ लेने के लिए जो है कि जो विलेज लेवल पे जो काम हो रहे हैं, जो ग्राम पंचायत विभाग है, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग कर रहा है और कृषि विभाग कर रहा है, इसमें किसानों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि किसानों के उनके बीच में जाकर के ये जो दो विभाग हैं ये काम कर रहे हैं। कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है। और जो सिंचाई विभाग है वो अपने हिसाब से टेक्निकल साइड देख करके प्लानिंग करता है। किसानों की राय है, लेकिन उसमें उनका टेक्निकल पहलू ज्यादा इन्वॉल्व होता है। जी। तो वो प्लानिंग वहां से करते हैं। उसमें किसानों का उतना अधिक योगदान नहीं हो पाता, उतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पाते। वो केवल अपना सलाह दे सकते हैं कि सर यहाँ नहीं यहाँ बनाए, यहाँ नहीं यहाँ बनाए। लेकिन ये जो दो पहलू हैं, बाकी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वाला और एग्रीकल्चर का, अब हमारे पास एग्रीकल्चर में अगर कहेंगे तो स्प्रिंकलर और पाइपलाइन वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था में क्या है, पोर्टल पर एक कृषि यंत्र का पोर्टल है। उस पोर्टल पर यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई किसान इनका लाभ लेना चाहता है तो उस पोर्टल पर हर 1 तारीख से 15 तारीख तक वो पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल पर वो अपना नाम लिख करके आवेदन करने का पूरा एक फॉर्म है, जो प्रक्रिया है उसमें आवेदन कर सकता है। और वो आवेदन फिर आगे डिपार्टमेंट में जो प्रोसेस होता है वो आगे उसका लाभ पा सकते हैं। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में इसमें क्या करते हैं, इसमें ये लोग गांव में बैठ करके प्लानिंग करते हैं। इसमें डायरेक्ट किसान इन्वॉल्व रहता है। तो ये वाटर शेड में जो ट्रीटमेंट है, तो चूंकि गांव के सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो बाकायदा बैठ करके पीआरए करते हैं, उसका डिटेल बनाते हैं। तो इसमें वो लोग जब भी इनका प्लानिंग का एक्सरसाइज होता है तो किसानों को चाहिए कि उस प्लानिंग में वो अपना सहयोग दें, वो अपने लेवल से बताएं कि इस गांव में इस जगह पर ये तालाब है पुराना, इसको सुधार सकते हो, यहाँ पर नया तालाब बना सकते हो। उन्हें तकनीकी सलाह सुझाव। तो डॉक्टर A.K. निमा साहब, आज आपने हमारे किसान भाइयों को विस्तार से ये सभी जानकारियां दी जिससे कि वे समझ सकें कि व्यक्तिगत रूप से जल संवर्धन की दायित्व और शासकीय प्रयासों के आधार पर जल संवर्धन किस प्रकार हो सकता है, बेहतर जीवन, बेहतर खेती की ओर वो बढ़ सकते हैं। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।